नमस्कार दोस्तों, ई लीडर में आज हमारे मेहमान हैं श्री रामनिवास जी चौहान। एलआईसी के अंदर में एक जाना पहचाना नाम, पिछले 17 वर्षों से सक्रिय। इस बार इनके परिवार की तरफ से आरएलपी की ओर से जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 25 से ये प्रत्याशी हैं। तो इनके बारे में अभी हम जानेंगे कैसा रहा इनका अब तक का वर्किंग का सफ़र, किस प्रकार से इनका राजनीति में आगमन हो रहा है और क्या ये लोगों के लिए आशाएं, किस प्रकार की आशाएं ये लोगों के लिए बन पाएंगे, किस प्रकार की उम्मीद की किरण बनेंगे कि एक पढ़ा लिखा नवयुवक राजनीति में आ रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। रामनिवास जी, 17 साल से आप एलआईसी के अंदर में आपने अपने झंडे गाड़ रखे हैं। जी सर। और सभी इस चीज़ से अच्छे से परिचित हैं। तो आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से करी, एलआईसी में आपका आना कैसे हुआ, सबसे पहले हमें ये बताएं। मैं शिक्षा तो वैसे मेरी शुरुआती शिक्षा तो ग्रामीण एरिया से हुई है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अजमेर से किया है और पोस्ट ग्रेजुएट भी अजमेर से किया है। उसके बाद मैंने बीएड की, वो बीएड है ना जो मैंने जम्मू कश्मीर से की है। अच्छा। हाँ। तो उस वक्त जब आपने बीएड करी थी तब तक आपका मानस टीचर बनने का था? हाँ, पहले नहीं, मैंने एलआईसी में आने के बाद में किए। अच्छा। बीएड तो मैंने 2010 में की है। अच्छा अच्छा। जब तक मेरे सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब था। अच्छा। कि मैं सरकारी एक टीचर बन जाऊँ, सेकंड ग्रेड, ये ख्वाब था मेरा पहले तो। अच्छा। हाँ। तो फिर सर एलआईसी में आपका अनुभव कैसा रहा काम? एलआईसी में मैंने ऐसे साइड जॉब के रूप में मैंने अपनाया था। मैं पढ़ता पढ़ता मेरा खर्चा भी चल सके, मैं घर वालों से मुझे कुछ हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, तो मैंने एक एलआईसी को मेरा रोजगार के रूप में, साइड बिजनेस के रूप में अपनाया था। तो ऐसे करके फिर मेरे को कुछ लगा कि एलआईसी में बहुत कुछ है। अच्छा। तो मैंने फिर जोर शोर से और मतलब अच्छा काम किया मैंने एलआईसी में। और जब मैं एलआईसी में जुड़ा था 2004 में, तो मैंने मात्र 3-4 महीने में भी मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो मेरा ब्रांच में काफ़ी मैं पॉपुलर भी हो गया था। फिर उसके बाद में दूसरे ईयर में मैंने ब्रांच में टॉप किया। मेरे जो गुरुजी है विकास अधिकारी, उन्होंने कहा कि आप ये स्टेज पे आके घोषणा करो कि मैं सबसे ज़्यादा पॉलिसी बनाऊंगा। तो मैंने स्टेज पे जाके ये घोषणा कर दी कि मैं ब्रांच में सबसे ज़्यादा पॉलिसी बनाऊंगा। क्या बात है। फिर फिर मैंने उसी साल मैंने 285 पॉलिसी बनाई थी और जो मेरे दूसरे नंबर पे था उसने 209 पॉलिसी बनाई थी। मैं ऐसे सोचता रहा कि भाई लास्ट टाइम तक हमारे क्या ऐसे बिजनेस होता है, जब 31 मार्च होती है ना, तो उसमें लगभग 3-4 तारीख तक हमारे क्लोज एंडिंग ईयर चलता है। तो मैंने सोचा अब तो हम बहुत पीछे होंगे, तो ऐसे करके मैं करता गया। फिर मैंने 285 पॉलिसी की उस साल। यानी कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा नहीं कि देखा। जो पीछे आपके आ रहा है वो कितनी दूर, आपको यही लगा कि वो जस्ट पीछे ही है, जबकि वो काफी पीछे छूट गए। फिर ऐसे करके धीरे धीरे मेरे 3 साल निकल गए। तो 3 साल में फिर मेरे को क्लब मेंबरशिप भी हासिल हो गई। जो एक एलआईसी के अंदर क्लब मेंबरशिप जब तक नहीं मिलती है ना, तब तक उस अभिकर्ता की कोई इमेज नहीं रहती है और वो अभिकर्ता ही रहता है। और उसका और उसको कोई किसी प्रकार का जो एलआईसी से जो सुविधाएं मिलती है वो भी नहीं मिल पाती। हाँ। तो ऐसे करके मैं 2008 के अंदर डीएम क्लब मेंबर बना, उसके बाद में जेडएम क्लब मेंबर बना 2009 में, फिर 2010 में मैं चेयरमैन क्लब मेंबर बन गया। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। हाँ। तो चेयरमैन क्लब मेंबर में भी क्या है कि बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे वाहन है तो फ्री ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और भी कई सुविधाएं हैं, जैसे किसी प्रकार का एडवांस लेना हो, फर्नीचर एडवांस लेना हो, तो ऐसी सुविधाएं भी हमें जब भी हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो हम उस तरीके से उसमें से ले लेते हैं। अच्छा सर, जो एलआईसी है, एलआईसी या यूं कहें कि इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है, ये मानी जाती है दुनिया में सबसे मुश्किल इंडस्ट्री। बिल्कुल। इसमें सर्वाइविंग करना तकलीफ दे हो जाता है, और इसमें आप अगर कोई एक जगह पे पहुंचो, एक मुकाम पे पहुंच जाओ, ये तो कईयों के सपने ही रह जाते हैं। हाँ। आपने बहुत टफ इंडस्ट्री, बिल्कुल बहुत सबसे टफेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और आपने इसमें 17 साल निकाल दिए। अब तक आपके अंडर में कितने जनों की टीम है? हाँ, ये उसके बाद में जब मैं चेयरमैन क्लब मेंबर बन गया, उसके बाद में 2013 में मैंने सीएलआई एक हमारी पोस्ट होती है, उसमें भी मैंने मेरे ब्रांच मैनेजर जी ने और आगे हमारे जो डिवीजन लेवल के अधिकारी रहते हैं उन्होंने भी हमें प्रोत्साहित किया कि आप सीएलआई बनो और अपनी टीम को डेवलप करो। तो फिर मैंने
मैं CLI बना और मैंने 25-30 एजेंट जोड़े हैं, मेरे नीचे काम कर रहे हैं, उनको मैंने रोजगार दिया। कोई व्यक्ति है वो कमा के खा रहा है, उनकी रोजी रोटी चला रहा है। देखिए सर, रोजगार की स्थिति तो हमेशा से ही तकलीफ दे रही है, और अगर जैसे आपने जब आप भी इंडस्ट्री में आए तो आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि भाई मैं सरकारी नौकरी में जाऊं, LIC पार्ट टाइम करूं, लेकिन बाद में आपने इसको एक डेडिकेशन के साथ में आपने इसको पकड़ लिया और आपने इसमें अपना एक मुकाम बनाया। हमने हाँ, जरूर ये मेरा ख्वाब था कि मैं सरकारी टीचर बनूं या कोई सरकारी नौकरी मेरे को मिल जाए, आशा तो सब रखते हैं, लेकिन फिर मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने आशा ही छोड़ दी। मैंने कहा ये अपने लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा व्यवसाय है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को भी इससे रोजगार दे सकते हैं। LIC की वजह से आपको लोगों से मिलने जुलने का, उनकी दुख दर्द समझने का भी मौका मिला होगा, क्योंकि बिल्कुल और किसी व्यवसाय के अंदर हमारा काम ही ऐसा ही है, हमारा व्यवसाय ऐसा ही है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क में आना, संपर्क बनाना, उन्हीं से हमें बिजनेस मिलता है और सब प्रकार के लोगों के पास जाते हैं। तो यहीं से आपकी जो भूमिका बन गई कि भाई आप कभी ना कभी, जैसे अभी अब आप राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं, तो ये भूमिका एक तरीके से LIC की वजह से बनना चालू हो गई थी। नहीं, इससे क्या, हाँ वैसे तो मेन LIC है, मेरे LIC की वजह से ही सब कुछ हूँ मैं, और LIC की वजह से ही सारी ये राजनीति में आने की ये चर्चाएं चली। लेकिन जब मैं मेरे पॉलिसी होल्डरों के पास जाता था और उनकी कई ऐसी समस्याएं होती है तो उनका मैं समाधान भी करवाता हूँ, जो होता है मेरे से मैं करता हूँ और करवाता भी हूँ। ठीक है, तो कई लोगों से मेरे को ऐसी प्रेरणा मिली मेरे पॉलिसी होल्डरों से कि आप है ना राजनीति में भी आपको आना चाहिए, आप अच्छा काम कर सकते हो, राजनीति में जनता की अच्छी सेवा कर सकते हो, जनता से आपका अच्छा लगाव है, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। अच्छा सर, स्टार्ट करने के लिए आपने जिला परिषद को ही क्यों चुना? स्टार्ट करने के लिए वैसे मेरे इस बार तो मेरा कोई वैसे नहीं था कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूं, लेकिन लोगों ने मेरे को प्रेशर किया। मेरे ऐसे कई लोग हैं जो उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और लड़ाएंगे आपको। तो ऐसे करके फिर हमारे 25 नंबर वार्ड से, जो नागौर जिला परिषद का वार्ड, जिला परिषद की वार्ड संख्या 25 है, उसमें ऐसी महिला की सीट है, तो सभी लोगों ने कहा कि आपकी मिसेज को चुनाव लड़वा दो। तो मैंने, अच्छा, इसमें भी आप RLP की तरफ से आ रहे हैं? हाँ, मैं RLP की तरफ से आने का कोई विशेष कारण? RLP में आने का विशेष कारण यही है कि इनका जो एजेंडा है इस पार्टी का, वो बहुत ही अच्छा है। एक तो मेन जो उद्देश्य है ना इस पार्टी का, वो है कि किसानों को बिजली फ्री, और किसानों को बिजली फ्री तो मतलब ये है कि अपन जो आज है हमें जो दे रहा है, अन्न उपजाता है अपने लिए, किसान ही उपजाता है, और किसान अपने लिए सर्वोपरि होता है। तो आप कुल मिलाकर के RLP के एजेंडा से प्रभावित? हाँ, दूसरी बात है, हमारे हनुमान बेनीवाल जी है, वो युवाओं की ज़्यादा सोचते हैं। हनुमान जी बेनीवाल क्या कहते हैं, अगर राजस्थान में अपनी सरकार बनती है, अपनी पार्टी डेवलप होती है, अपनी सरकार बनती है, तो सबसे ज़्यादा युवाओं पे ध्यान दिया जाएगा और बेरोजगार जो युवा है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अच्छा सर, जिला परिषद में आप अपनी भूमिका को किस प्रकार देखते हैं जिला परिषद सदस्य के रूप में? जिला परिषद सदस्य के रूप में एक, वैसे तो जितने भी जिला परिषद सदस्य चुन के आते हैं, जिला पंचायत समिति सदस्य चुन के आते हैं, उनको वैसे किसी को पता ही नहीं होता है कि जिला परिषद क्या है और पंचायत समिति क्या सदस्य वो किस रूप में काम करते हैं, क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अपने देश के अंदर वैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जो लगभग 15 राज्यों में ये त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है, बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, द्विस्तरीय चलती है। तो 15 राज्यों में क्या है कि त्रिस्तरीय, जिसमें सरपंच आ जाता है, ये वार्ड पंच, सरपंच, ये पहला स्तर हो गया। दूसरा स्तर है पंचायत समिति सदस्य, जो चुन के जाते हैं और प्रधान नियुक्त करते हैं। ठीक है। तीसरा हो जाता है जिला परिषद, जिसमें जिला परिषद सदस्य चुन के जाते हैं, वो जिला प्रमुख नियुक्त करते हैं। ठीक है। अब इसमें ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक तो ग्राम सेवक होता है, जिसको आजकल नया पद दे दिया गया है ग्राम विकास अधिकारी के नाम से। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं और सरपंच
और ग्राम सेवक ये मिलके काम करते हैं, ग्राम का विकास करते हैं। और एक जिसमें अपने जो प्रधान बनते हैं, जो जिला परिषद सदस्य चुन के सॉरी ये मंडल सदस्य जिसको पंचायत समिति सदस्य कहते हैं, वो चुन के प्रधान को चुनते हैं। उनमें एक अधिकारी होता है वो बीडीओ। अच्छा, वो सरकारी बीडीओ और प्रधान वहाँ मिलके वहाँ मिलके काम करते हैं। ठीक है। और जिला परिषद में होता है जिला, एक होता है सीईओ और एक होता है जिला प्रमुख, जिसको जिन्होंने पब्लिक ने डायरेक्ट चुना है जिला परिषद सदस्य को, वो जिला प्रमुख चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे सीईओ और जिला प्रमुख मिलके काम करते हैं। अच्छा, ये कुल मिलाकर के एक ही धारा है, एक ही धारा और ये 3 स्तर पे चलती है। 3 स्तर पे चलती है। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया। हाँ। तो सर ये तो अच्छी बात है कि भाई आपके जैसे पढ़े लिखे और जागरूक लोग जब अगर इस तरह के चुनावों के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो एक रूरल एरिया की जो प्रतिनिधित्व अपने भारत सरकार ने दे रखी है पंचायती राज व्यवस्था में, इसको गति ही मिलेगी। हाँ। तो ये बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छा करेंगे, इस फील्ड में भी आपके झंडे हम सुनेंगे कि आप गाड़ रहे हैं। और क्या सर, जैसे अब इसमें आपका आगमन तो हो गया है, ये आप पहली जंग जो है आप अभी लड़ेंगे, ये बताएं सर, आगे के लिए आपकी आगामी जो योजनाएं, लक्ष्य वगैरह हैं, ये अब इससे किस प्रकार से प्रभावित होंगे, या स्वयं आपने पहले से कुछ सोच रखा है कि भाई मेरे भविष्य की योजनाएं, मेरे भविष्य के लक्ष्य ये हैं? देखो, अगर मैं जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत जाता हूँ तो जिला परिषद से, पंचायत समिति से, और अपने जैसे अधिकारी, जिला प्रमुख जी है, सीईओ साहब है, विकास अधिकारी जी है, उनसे तालमेल बिठा के काम करेंगे। और जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट हैं, योजनाएं हैं, उनको सही तरीके से ग्रामीण एरिया तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस वार्ड से आप आते हैं उस वार्ड में कुल कितनी ग्राम पंचायतें आ जाती है? उसमें 11 ग्राम पंचायतें सर। अच्छा, तो एक तरीके से 11 ग्राम पंचायतों का सामंजस्य पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच में आप उसके बीच में कड़ी रहेंगे। अच्छा साहब। हाँ। तो आपका भी कुल मिलाकर के मानस यही है कि यदि जनता आपको चुन लेती है तो आप इसके बीच में एक अच्छी कड़ी के रूप में काम करेंगे, योजनाओं को, और जो भी ग्रामीण परिदृश्य में जो भी आवश्यकता है उनको आगे अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंचाएंगे, जिससे कि योजनाओं में उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हाँ। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कोई ऐसा संदेश जो आप युवा वर्ग को देना चाहेंगे? युवा वर्ग को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उनको लगता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब समय के अनुसार ही वो अपना काम करें। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये मैं आगे कामयाब हो जाऊंगा, और अच्छी मेहनत करके उनको करना चाहिए। कोशिश तो अपने सरकारी नौकरी पाने की रहती है उनकी, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो उनको समय रहते हुए उनको कोई ना कोई अपना सेल्फ बिजनेस ढूंढना चाहिए और करना चाहिए। जैसे हमारी LIC है, दरवाजे खुले हैं, आइए, हम देते हैं रोजगार। आपका अनुभव का फायदा भी मिलेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, उम्मीद है आपको हमारी ये रामनिवास जी के साथ में बातचीत आपको पसंद आई होगी, और इस प्रकार के और भी कोई आपके चहेते व्यक्तित्व हों, चाहे वो कला, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान, किसी से भी जुड़े हों, खेल कूद से जुड़े हों, तो आप हमें अवश्य बताएं। हम प्रयास करेंगे कि उनको भी आपके साथ में चर्चा के लिए इस मंच पे लेके आएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके कीमती समय के लिए।